गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे मानव संसाधन। मानव संसाधन में अपन ने जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व ये पढ़ लिया था। अब है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, जनसंख्या वितरण या घनत्व दोनों को ही प्रभावित करने वाले सेम ही कारक हैं। अब अपन ने जनसंख्या वितरण में पढ़ा था ना कि कहीं पे लोग जनसंख्या का वितरण कहीं पे अधिक है और कहीं पे कम लोग रहते हैं, कहीं पे अधिक लोग रहते हैं। तो इनके कारण क्या हैं या कारक करने वाले कारक। अब इसके मुख्यतः दो कारक हैं। आप देखो, भौगोलिक कारक और सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक। ठीक है। अब भौगोलिक कारकों में क्या क्या आएगा? भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारकों में सबसे पहला देखो, पहला है स्थलाकृति, दूसरा है जलवायु, अभी समझाऊंगी मैं। तीसरा क्या है? मृदा और चौथा है जल, पांचवा है खनिज। अब ये पहले अपन भौगोलिक कारकों का वर्णन कर लेते हैं। स्थलाकृति। स्थलाकृति कैसे प्रभावित करती है जनसंख्या को? देखो, इसमें कहीं पे पहाड़ पाए जाते हैं, कहीं पे पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पे पठार पाया जाता है, कहीं पे मैदान पाए जाते हैं और कहीं पे मरुस्थल पाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों के अनुसार विभिन्न प्रकार का वहाँ जनसंख्या का वितरण भी अलग अलग मिलेगा। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पे कम लोग निवास करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार से मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनमें भी कम लोग निवास करते हैं। तो स्थलाकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है जनसंख्या के वितरण को? आ गया समझ में कि जिस प्रकार की वहाँ पे स्थलाकृति होगी वही जनसंख्या का वितरण या घनत्व उसी अनुपात में होगा। दूसरा है जलवायु। जलवायु के कारक कौन कौन से हैं? जैसे तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, ये सारे कारक जलवायु में आ जाएंगे। अब ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? देखो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, तीन बताए थे, याद है? तो उष्ण कटिबंध जो है वहां पे जलवायु अधिक तापमान पाया जाता है, वहां पे वर्षा भी अधिक पाई जाती है। तो वहां पे जहां मतलब शीतोष्ण कटिबंध में आप ये पूरी पृथ्वी पे आप देखोगे तो शीतोष्ण जो कटिबंध है उसमें जनसंख्या का वितरण सबसे अधिक मिलेगा। जबकि शीत और उष्ण, न तो मनुष्य अधिक उष्ण जलवायु में रह सकता है और न ही शीत जलवायु में रह सकता है। ठीक है ना? ज्यादा ठंड में भी नहीं रह सकता और ज्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकता। तो इसलिए जिन क्षेत्रों में जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें कम जनसंख्या इसीलिए पाई जाती है। अब अगला है मृदा। मृदा का मतलब है मिट्टी, कि वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है या बालू मिट्टी है, यह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि देखो, उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पे, जैसे कृषि कार्य अधिक होता है, जहाँ पे पानी की भी जैसे कमी नहीं रहेगी, तो ये आ जाएगा मृदा, कि उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं और कम उपजाऊ या बालू वाली मिट्टी जो होती है वो कम निवास करते हैं। जल। अब जल के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं, इसीलिए अपन ने पहले भी पढ़ा था ना कि नदी घाटियों के किनारे ही, नदियों के किनारे सबसे पहले सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? नदियों के किनारे। क्योंकि जल मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए जल बहुत ही आवश्यक तत्व है, आवश्यक कारक है। तो यह जल भी बहुत ही प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में जल की कमी होती है वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। अब अगला है खनिज। अब खनिज किस प्रकार से आपका होगी? खनिज जनसंख्या के वितरण या घनत्व किस प्रकार
अब खनिज देखो इस प्रकार से कि जहाँ पे खनिज अधिक निकलते हैं वहाँ पे लोगों को रोजगार अधिक मिलता है, ठीक है ना, वहाँ पे उद्योग धंधे अधिक विकसित होते हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाएगा, ठीक है। अब ये थे भौगोलिक कारक। देखो आप अपन एक बार पढ़ लेते हैं, इनको रीडिंग मार लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक बार मैंने आपको समझा दिया। स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। आ गए समझ में कि स्थलाकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है। मैदानी क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करते हैं बजाय किसके, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र के बजाय मैदानी क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं, ठीक है। अब अगला है जलवायु। इसमें देखो जलवायु में लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। अभी मैंने बताया ना तुम्हें जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है कि मनुष्य न तो अधिक ठंड में रहना पसंद करता है और न ही अधिक गर्मी में, जबकि उसको ये शीतोष्ण जो कटिबंध है उसमें अधिक जनसंख्या पाने का यही कारण है कि जहाँ पे वर्षा भी सीमित मात्रा में होनी चाहिए। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखो जैसे अपने यहाँ भारत में है जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ हर साल बाढ़ आती है वर्षा के मौसम में, तो वहाँ पे जनसंख्या कितनी प्रभावित होती है, वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते ना, पठारी क्षेत्रों में भी रहना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जहाँ पे जलवायु सम पाई जाती है या अनुकूल पाई जाती है, न अधिक गर्मी और न अधिक सर्द, तो वही लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों का एक उदाहरण दिया है ना, सारा का मरुस्थल है या ठंडे प्रदेश ध्रुवीय क्षेत्र हैं। अब अगला है मृदा या मिट्टी। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगो, चांगची, जियांग या मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। मैंने तुम्हें बताया ना कि मृदा किस प्रकार से प्रभावित करती है कि नदी घाटियों के किनारे जल और मृदा दोनों जुड़े हुए हैं। आप देखोगे तो अब जितनी भी सभ्यताएं जो मैदानी क्षेत्रों में ही अधिक लोगों का आपको बसाव, जैसे अपने भारत में की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। वितरण में अपन ने पढ़ा भी था ना, सबसे अधिक जनसंख्या जैसे भारत में कहाँ की है, उत्तर प्रदेश, वितरण में पढ़ा था ना। अब है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। अलवणीय का मतलब होता है जहाँ मीठा पानी होता है, लवण का मतलब होता है खारा पानी, ठीक है ना। अब समुद्रों में खारा पानी पाया जाता है जो कि अपने उपयोग का नहीं है, ठीक है। विश्व के नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। मरुस्थल में पानी की कमी पाई जाती है ना, इसलिए वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। वहाँ जलवायु भी जैसे उष्ण होती है और वहाँ पे मृदा भी फिर वहाँ बलुई मृदा पाई जाती है और जल की कमी होती है, इसलिए वहाँ। अब अगला है खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानी और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इस क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। जहाँ पे खनिज अधिक पाए जाते हैं वहाँ पे उद्योग धंधे भी अधिक विकसित होते हैं, तो वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। अब अगला कारक है अपना सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। अब देखो इसमें पहला है आर्थिक कारक को पढ़ लेते हैं यहाँ पर। आर्थिक कारक में क्या होगा, आर्थिक कारक में जहां रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होंगे, जहां उद्योग धंधे अधिक उपलब्ध होंगे, वहां पे जनसंख्या का जमाव अधिक होगा, ठीक है ना। आर्थिक कारक का मतलब है कि इनकम या रोजगार अधिक उपलब्ध किधर है। अब औद्योगिक जो क्षेत्र हैं आप देखोगे कि बड़े बड़े शहरों में इसीलिए जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र डेवलप है, ठीक है ना, उद्योग अधिक विकसित है। देखो इसमें औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं, ठीक है ना।
अब मुंबई है, दिल्ली, गुड़गांव, ये औद्योगिक प्रदेश है ना यहाँ, इधर जहाँ भी उद्योगों का अधिक विकास होता है आर्थिक कारक के रूप में, जहाँ वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। अब अगला है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करता है? सांस्कृतिक कारक का मतलब क्या है? पहले सांस्कृतिक कारक में धर्म के आधार, जैसे आपने देखो अपने यहाँ भारत में है, जैसे ये धार्मिक जो स्थल है, हरिद्वार है, वाराणसी है, मथुरा है, ठीक है। अब इनमें लोग सांस्कृतिक जो उनका विचार की दृष्टि से तो अधिक लोग वहाँ निवास करते हैं, वहाँ पे जन्मभूमि मानते हैं, जैसे इनकी देवताओं की धर्म से जुड़े हुए होते हैं। तो जिस धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार उधर होगा, वहीं उधर लोग उसी धर्म के ज्यादा निवास करने लग जाते हैं, ठीक है ना। अभी हरिद्वार है, वाराणसी है, मथुरा है, इनको लोग धार्मिक स्थल के रूप में ही मानते हैं ना इधर, तो इसीलिए वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक मिलता है, या लोग वहाँ अधिक जाते हैं। देखो इसमें धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है ना। अब अगला है सामाजिक कारक। अगला कौन सा है? सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक में किस प्रकार से होगा? सामाजिक कारक, अब इसमें भी ये सांस्कृतिक कारक से ही जुड़ा हुआ है, ये सामाजिक कारक। आप सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी लिख सकते हो एक साथ, कि जिसमें देखो आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे क्षेत्र है। उदाहरण के लिए पुणे। आवास, शिक्षा, अब सामाजिकता की प्रगाढ़ता, समाज की प्रगाढ़ता, जैसे जहाँ बड़े बड़े शहरों में इसीलिए जनसंख्या का जमाव अधिक हो रहा है, वहाँ सामाजिक प्रगाढ़ता वो है वो अधिक, क्योंकि जिस क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी ना, ये मान सकते हो आप सरल भाषा में, कि जहाँ पे जैसे शहरों में गाँव की अपेक्षा अधिक सुविधा होती है, आवास की सुविधा होती है, शिक्षा की सुविधा होती है, परिवहन के साधनों की सुविधा होती है, चिकित्सा की सुविधा होती है, आसानी से होती है ना ये सारी चीजें। तो सामाजिक कारक में यही आएगा कि सुविधाओं जहाँ पर ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध होंगी वहां पर लोगों का जमाव अधिक होता है। आ गए समझ में? अब देखो ये आज पढ़े अपन ने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व बोल सकते हो आप। इसमें मुख्य रूप से दो कारक हैं, भौगोलिक कारक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक। ये तीनों का एक पॉइंट दे रखा आपको, मैंने अलग अलग समझा दिया है, ठीक है। अब भौगोलिक कारक में अपन ने पढ़ा है स्थलाकृति। और स्थलाकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है जनसंख्या को, अभी समझाया ना। जिस प्रकार की स्थलाकृति होगी उसी प्रकार से जनसंख्या का जमाव। जैसे आप उदाहरण दे सकते हो, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक इसलिए है कि मैदानी क्षेत्र में हर चीज की सुविधा की उपलब्धता होती है, जैसे वहाँ परिवहन के साधनों का विकास आसानी से किया जा सकता है, कृषि क्षेत्र अधिक डेवलप होता है ना वहाँ, तो जनसंख्या का जमाव उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जनसंख्या ज्यादा, जिन क्षेत्रों में ये सारी सुविधाएं, उसको मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है। दूसरा है जलवायु। जलवायु में मैंने बताया मुख्यतः ये दो तीन कारक हैं, जैसे तापमान है, वर्षा है, ये कारक प्रभावित करते हैं। अब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में या अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते, जबकि सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में लोग अधिक जमाव होता है लोगों का, वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसमें भी आप देख सकते हो, जैसे उष्ण कटिबंध में कम लोग रहते हैं, शीत कटिबंध में भी कम लोग रहते हैं, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में आप देखोगे तो वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाएगा। अब अगला है मृदा। जहाँ पे उपजाऊ मृदा पाई जाएगी वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी, और जहाँ पे बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी जहाँ पाई जाती है वहाँ पे जनसंख्या कम निवास करेगी। इसी प्रकार से जल है, जलीय क्षेत्रों, जल एक महत्वपूर्ण कारक है इसको जनसंख्या को प्रभावित करने वाला। क्यों? क्योंकि देखो जब से शुरू में मानव सभ्यताएं जब विकसित हुई थी तो वो जलीय क्षेत्रों की किनारे इसीलिए हुई थी कि जल एक मूलभूत आवश्यकता है जीव जंतुओं की या मनुष्य की। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे जनसंख्या, जहाँ जल की आसानी से उपलब्धता होगी नदी किनारों, इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में, जैसे भारत का उदाहरण देखें तो जितनी भी ये सभ्यताएं हुई हैं
वो नदियों के किनारे इसीलिए विकसित हुई थी कि जल की आसानी से उपलब्धता हो सके। जल से कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है। जल से, जैसे जल के बिना जीवन संभव है नहीं, अपने दैनिक कार्यों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, किसी भी उद्योग के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सारे कारकों में जल अति महत्वपूर्ण है। अगला है खनिज। जहाँ पे खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पे विभिन्न प्रकार के रोजगार डेवलप होते हैं। रोजगार डेवलप होंगे तो वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक होगा। अगर समझ में। अब इसके बाद है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में रोजगार के अवसर जहाँ अधिक मिलते हैं, जैसे शहरों में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो इसीलिए डेवलप हो रहे हैं, वहाँ जनसंख्या अधिक इसलिए ही पाई जाती है। जो बड़े बड़े महानगर है ना, इनमें जनसंख्या इसीलिए अधिक पाई जाती है क्योंकि वहाँ उद्योगों का अत्यधिक विकास है। आर्थिक कारक रोजगार के अवसर अधिक हैं। अब उद्योग या कोई भी सेवा क्षेत्र होगा उसमें रोजगार पाने के लिए लोग वहाँ फिर आकर्षित होते हैं, फिर वहीं बस जाते हैं वो लोग। ठीक है, अब अगला है सांस्कृतिक कारक। अब आप देखोगे धर्म, जहाँ एक धर्म के जैसे हिंदू प्रधान अपना ये भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है, उत्तरी भारत में विशेष रूप से। तो हिंदू, जहाँ हिंदू अधिक रहते हैं वहाँ हिंदू रहना पसंद करते हैं। जहाँ जैसे अपने शहरों में भी देखते हो ना, मुसलमानों के मोहल्ले अलग मिलेंगे, हिंदुओं के अलग मिलेंगे, कि एक धर्म के लोग ही एक जगह रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ जमाव अधिक उसी धर्म का जहाँ प्रचार प्रसार अधिक होता है या जो धर्म ज़्यादा डेवलप होता है उसी धर्म के लोग उधर अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अब सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में जहाँ मूलभूत सुविधाएं अधिक होंगी, ये भी इससे जुड़े हुए हैं तीनों कारक आपस में, इसीलिए इनको एक के पॉइंट बनाया गया सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक, कि जहाँ पे जैसे शहरों में आवास की सुविधा होती है, शिक्षा की सुविधा होती है, चिकित्सा की सुविधा होती है, परिवहन के साधनों की सुविधा होती है, इसलिए जो ये नगर या महानगर हैं वो उनमें अधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। किसकी अपेक्षा? ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा। आ गया समझ में? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन कल पढ़ेंगे जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है।